साथियों, मेंटेनेंस केस को लेकर कुछ ऐसी बातें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो बहुत प्रैक्टिकल हैं और जो कहते हैं ना एक रूटीन प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस से ही आती है। देखिए, जब भी आप केस को लड़ते हैं, खासकर मेंटेनेंस केस को, तो पिटीशन जो है वो आती है 7 से 8 पन्ने की मोटा-मोटा और वो अपने लिए बहुत जो है पैनिक कॉज़ करती है। लड़की का कहना क्या होता है कि साहब मेरी जो है शादी हुई, शादी के बाद जो है मुझे तंग किया गया, डाउरी के लिए हैरेस किया गया और मुझे धक्के मार के जो है घर से बाहर निकाल दिया। मैं बड़ी मजबूरी में अपने पीयर में रह रही हूँ। और मेरा पति जो है कमाता है और मुझे जो है मेंटेनेंस दिलाया जाए और एंड में उसकी होती है प्रेयर रिगार्डिंग द मेंटेनेंस और साथ में होती है इंटरिम की एप्लीकेशन। अब आप लोग क्या करते हो इसमें डिले कॉज़ करते हो। डिले कॉज़ करने की बजाय हम एक सिद्धांत फ़ॉलो कर सकते हैं। वो सिद्धांत है कि फ़ाइल को पढ़ना शुरू करो फ्रॉम द बॉटम, नॉट फ्रॉम टॉप। जब हम टॉप से पढ़ते हैं फ़ाइल को तो बेसिकली उसके आरोप होते हैं और हम क्या जो कंसर्न आरोप है उसका खंडन में ही लग जाते हैं। हमारे माइंड में गलतफ़हमी क्या होती है कि साहब लड़की जो है अपनी इच्छा से गई है या लड़की जो है उसने मना कर दिया परित्याग और उसने हमें कर दिया है महरूम दाम्पत्य संबंधों से, तो अल्टीमेटली वी विल गेट रेमेडी फ्रॉम द कंसर्न कोर्ट। तो कोर्ट की साइकोलॉजी फिक्स है कि वो आपकी पत्नी है और उसके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, आपके पास जो है साध्य है और आप उसको जो है मेंटेन करो। तो कुल मिला करके जो आपके स्पेसिफिक डिफेंसेस हैं एज पर सेक्शन 144 सब क्लॉज 4 या 144 सब क्लॉज 5 और बीएनएसएस वहाँ फेल हो जाते हैं। यू गॉट माय पॉइंट नाउ? तो हम एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले आ जाओ आखिरी पॉइंट के ऊपर। आखिरी में क्या लिखा होता है कि मुझे इतना रुपया जो है दिलाया जाए टुवर्ड्स द मेंटेनेंस। क्लियर है बात ये? तो वही हमारे केस का बनता है बेस कि वो एक फिगर को जो है सेटल कर रही है कि मुझे यही अमाउंट चाहिए खुद को मेंटेन करने के लिए। पर समझ में ये नहीं आता है कि जो ये फिगर आया इसका बेसिस क्या है? क्या ये एवरेजिंग कॉस्ट है? क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है? क्या ये टोटल कॉस्ट है जिसके ज़रिए वो अपने आप को जो है मेंटेन करेगी? भई मोटा-मोटा एक बात समझिए, भई लड़की की उम्र होगी 25 साल 30 साल, ठीक है? वो अभी है अनमैरिड। उसको जो है मेंटेन किया उसके फादर ने। अब उसकी शादी हो गई, साथ में रही आपकी वो 2 साल 3 साल और उसके बाद जो है आपका रिश्ता खराब हो गया, वो अपने पीयर बैठ गई, फिर वो गई वकील साहब के पास में और अल्टीमेटली उसने केस जो है फाइल कर दिया। और बड़ी खूबसूरती है हमारे कानून में कि जो मेंटेनेंस मिलता है, ये मिलता है डेट ऑफ एप्लीकेशन से, ना कि डेट ऑफ बर्थ से। क्लियर है बात ये? तो इसका मतलब पैदा भी हो गई, वो बड़ी भी हो गई, वो चली गई स्कूल के अंदर भी, वो चली गई अपने फर्दर एजुकेशन के लिए कॉलेज भी, उसके बाद वो पढ़ लिख के जो है जॉब भी कर रही थी, जॉब को छोड़ भी दिया और उसने जो है मैरिज कर ली। तो बेसिकली जो उसका था तीथ फेज़ ज़िंदगी का वो उसने पार ही कर लिया। सबसे कठिन फेज़ वही तो होता है। क्लियर है बात ये? अब तो ठीक है, वो बड़ी हो चुकी है, वो अपना कमा सकती है, उसके पास नॉलेज है, पर उसका वो उपयोग नहीं करना चाह रही है। उसका एक ही प्लीडिंग है कि मेरा पति जो है इतने कमाता है, मुझे मेंटेनेंस जो है दिलाया जाए। इसे हम कहते हैं द साइकोलॉजी ऑफ द वूमन कि वो एक दिमाग जो है लेके बैठी हुई है कि उसको मेंटेनेंस चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं मिला, शी माइट बी इन द पैनिक। तो जो उसकी साइकोलॉजी है, इसका आप उठाओ फ़ायदा, क्योंकि हम जानते हैं उसने गलत किया है। हम चाहे कितने भी बोल लेंगे कोर्ट को, कोर्ट हमारी सुनेगा नहीं। तो कोर्ट को बात समझाने के लिए हमें एक वे आउट जो है चेंज करना है। सबसे पहले आ जाओ आखिरी फिगर पे। आखिरी फिगर क्या है? 50,000, 20,000, 25,000 जो उसने माँगा है। मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। अब मान लीजिए उसने केस फाइल करा 29 अक्टूबर 2025 को, अपन एक फिगर ले रहे हैं। इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले किसने पाला उसको? इससे पहले जब बड़ी हुई, जो उसकी नीड्स थी, वो किसने फुलफ़िल करी है? तो इसका मतलब जो ये कंसर्न लड़की है, इसने फैट को जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है। वो सही बात लेके आ ही नहीं रही है। वो एक ही बात चॉक आउट कर रही है कि उसका पति जो है ज़िम्मेदार है, खर्चा जो है दिलवाया जाए। देखो एक मोटी-मोटी बात समझ लो कि अगर वो एक फ़िगर लिख के आ रही है ₹50,000 तो ये फ़िगर आया कहाँ से? क्योंकि जो खर्चे लड़की के होते हैं डे बाय डे, उसमें आ सकता है वेरिएशंस और कुछ होते हैं खर्चे फिक्स। जैसे मान लीजिए वो रह रही है मकान जो है किराए का है, तो उसका जो है उसको अमाउंट पे करना है, तो एक फिक्स कॉस्ट उसकी लाइफ़ में आ गई। क्लियर है? मोटा-मोटा उसको एक बिल देना है, तो ये भी एक फिक्स कॉस्ट है। बिल मीन्स जो लाइट का बिल है या जो पानी आ रहा है घर में उसका बिल है। तो बेसिकली हमें असेस करना होगा उसके रियल खर्चों को, वो हम करते नहीं। हमको लगता है कि भाई एक वकील साहब बुक कर लिए है, जवाब लिख देंगे और हम केस जो है जीत जाएँगे। आपको सारा खेल खेलना है अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल से। अगर आप में से कुछ लोग अकाउंट्स के होंगे, तो बात को जो है समझ जाएँगे। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट है और एक फंड फ्लो स्टेटमेंट है, हालाँकि ये काम आता है बिज़नेस के अंदर, तो उसका हम यहाँ पर सदुपयोग कर सकते हैं। कि बेसिकली जो हमारी इनकम है, जो हमारे पास पैसा आ रहा है, उसका डाइवर्जेंस क्या-क्या है? जैसे उदाहरण के लिए आप एक जॉब में हैं, आपकी तनख्वाह जो है ₹1,00,000
और आपने जो है लोन लिया, मकान जो है इसके अगेंस्ट जो है परचेज़ किया। आपने लोन लिया उसके अगेंस्ट जो है कार परचेज़ करी। ये फ़िक्स्ड किस्त जो है बनेगी आपकी, जिसको हम कहते हैं ईएमआई, जिसका भुगतान करना ही करना है आपको। अगर आज कोर्ट ने क्या किया, पैसा जो है दे दिया लड़की को, तो जो बैंक का किस्त है वो कौन भरेगा? अगर किस्त नहीं भरी आपने, तो बैंक किस में प्रोसीड करेगा आपके खिलाफ? सरफेजिए में। जो प्रॉपर्टी है आपकी हो जाएगी कुड़क, जो कार है या जो भी आपका आर्टिकल है वो हो जाएगा कुड़क, तो अल्टीमेटली नुकसान जो है अपने को ही फेस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो मेरा आप सबसे आग्रह ये है कि जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, उस पर भी काम करना है आपको। कोर्ट को ये स्पेसिफिक करना है कि भाई जैसे मान लीजिए मेरी इनकम है 1 लाख रुपए, तो मैं सर्टेन अमाउंट जो है खुद पे खर्च करता हूँ। कुछ जो है ईएमआई भर रहा हूँ और कुछ अमाउंट जो है देता हूँ अपने पेरेंट्स को, और जो रिमेनिंग बचता है वो बहुत कम अमाउंट है, जबकि डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। तो जो मेरे एक्जिस्टिंग वेरिएबल्स हैं, उसको भी जो है देखा जाए, मेरे जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है उसको भी देखा जाए। ऐसे एक्सपेंडिचर जो होने ही होने हैं। अगर मैं उन एक्सपेंडिचर को नहीं करूँगा, तो अल्टीमेटली मुझको जो है नुकसान फेस करना पड़ेगा। हालाँकि जो पर्सनल खर्चे आपके होते हैं, उससे कोई कंसर्न नहीं है इनकम टैक्स को, पर उससे कंसर्न है कोर्ट को। क्योंकि आप ये स्पेसिफिक कर पा रहे हो कि ये खर्चे आवश्यक हैं। अगर साथ में रहती, तो उस कम्फर्ट को ये भी एन्जॉय करती, पर चूँकि ये चली गई है अपनी इच्छा से, नुकसान जो है मुझे फेस करना पड़ रहा है। अब मैं चाहता हूँ मकान मेरा बिक जाए, मकान बिकता ही नहीं, कोई ग्राहक ही नहीं। क्लियर है? किस्त नहीं भरूँगा, तो बैंक जो है प्रॉपर्टी कोड़ा कर लेगा, सस्ते में जो है प्रॉपर्टी बेच देगा, तो मुझे फेस करना पड़ेगा द फैक्टम ऑफ वैल्यूएशन ऑल्सो। क्लियर है बात ये? तो नुकसान हम क्यों कराएँ लिटिगेशन में? बेटर ये है कि मैटर्स अगर सॉल्व हो रहा है, बढ़िया है, बाय द वे ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। क्लियर है? तो ये भी बात बात जो है कोर्ट से कर सकते हो, क्योंकि लड़की अल्टीमेट चाहती क्या है? पैसा। क्लियर है बात ये? अगर एक रीज़नेबल अमाउंट है, वो चाहती है उस पे बातचीत करना, सेटल करना, देन वी आर ओके। पर वो चाह ही नहीं रही है, देन हमें इस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा कि सबसे पहली बात उसके जो कॉस्ट क्या है, जो खर्चे क्या हैं, उसको निकालना पड़ेगा अपने को। अगर वो कॉस्ट स्पेसिफिक नहीं कर रही है, वो कहती है नहीं साहब मेरे तो खर्चे लगते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बताना पड़ेगा भाई ये तो मेरा लग रहा है खाने में, ये लग रहा है पहनने में, ये लग रहा है अन्य खर्चों में, वो खर्चे क्या-क्या हैं। अगर वो नहीं बता पा रही एक्सपेंडिचर, वी आर ऑन द प्लस पॉइंट। इसके अलावा अभी तक खर्चा उठाया किसने? क्लियर है बात ये? ये भी स्पेसिफिक करना पड़ेगा। अमूमन क्या कहना होता है कि जो लायबिलिटी मेरी है वो उठाई है मेरे फादर ने। क्लियर है? तो इसका मतलब फादर भी जो है ज़िम्मेदार है दामाद की तरफ। भाई लड़की की जो शादी की उम्र है मोटा-मोटा इस समय वर्तमान में वो है 28 साल के आस-पास। 28 साल वो झेलेगी अपने बाप के दम पे, और मोटा-मोटा 28 साल जिएगी या 30 साल जिएगी आपके दम पे। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूटरी स्थिति यहाँ पर आ जाती है। आप एक सेक्शन है 144 बीएनएसएस निकाल के पढ़ना उसको। उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर लड़की की मैरिज भी हो गई है और पति असक्षम है खर्चा देने में उसको, तो वहाँ ड्यूटी बनेगी फादर की भी मेंटेन करने की। तो अगर आपके जो आवश्यक खर्चे हैं, जो आप बता पा रहे हो और जिस कारण आप खर्चा नहीं उठा पाओगे, तो वहाँ पर अपनी बेनिफिट ले पाएँगे। और धारा 144 बी एनएसएस में लायबिलिटी क्या है ससुर की, जिसको लेकर के मैंने अलग से कंटेंट लिखा भी है और उसको अपलोड भी किया है, आप जाकर उसको जो है देख सकते हैं। वो क्लास अभी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। तो मेरा मोटा-मोटा कहना ये है कि जब प्रावधान है, तो उसका हम फ़ायदा क्यों ले लें? क्लियर है बात है, तो आपको अकाउंटिंग्स करनी पड़ेगी। अ, बगैर अकाउंटिंग के या बगैर स्पेसिफिक किए बात को आप आगे बढ़ेंगे, नुकसान आप ही खाएँगे। चलो आप लिख लो भाई अपने जवाब में कि ये लड़की जो है बदमाश है, ये बेईमान है, ये भाग के चली गई और मुझे जो है इसने कर रखा है महरूम अपने दाम्पत्य संबंधों से, तो कोर्ट छोड़ देगा आपको? कोर्ट छोड़ेगा ही नहीं आपको। अल्टीमेटली केस तो फेस करना ही पड़ेगा ना आपको। तो इसलिए आप चाहते हो बचना, तो जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग के उस पर जो है काम करना पड़ेगा अपने को। और इसके अलावा जो कंसर्न है लड़की पक्ष वाले, जो उस लड़की की हेल्प कर रहे हैं, उन पर काउंटर आपको हमला करना है। डिपार्टमेंटल कार्रवाई करने से पहले जो कंसर्न लड़की पक्ष है इनको नोटिस दीजिए। कम से कम उनका स्टैंड तो फाइल पर आए कि कहना क्या उनका। अगर फैक्ट कंसील कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो कम से कम एक दबाव जो है बनता है और इसका फ़ायदा जो है हमको मिलता है। तो हर एक परिस्थिति जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पर सब कुछ डिपेंड है हमारे ऊपर कि हम कैसे काम कर रहे हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं, तो आप कंपनी खोलो, इनकम को डाइवर्ट कर दो। अगर आप एक सैलरी कमा रहे हो, तो आप ट्रस्ट बना लो। क्लियर है बात ये? सारा खेल है असम्पशन्स का। और आप एक छोटी-सी बात समझो ना, अगर लड़की माँगती है ₹50,000 खर्चे का, तो उसका मतलब क्या है? कि अभी तक इतना खर्चा उसको रिक्वायर्ड लगता है अपने जीवन को जीने के लिए। ये खर्चा कौन कर रहे थे? उसके मदर-फादर। एक असम्पशन है कानून में कि अगर इतना खर्चा एक लड़की का है, तो घर में अन्य बच्चे भी हैं, उनका भी इतना खर्चा होगा। तो जब इतना लोड उठा पा रहा है एक बाप या एक माँ या दोनों मिलके, तो इसका मतलब इनकी इनकम है हायर साइड पे। और बेसिकली ये लोग जो हैं, एक जो प्रक्रिया है,
उसका गलत फ़ायदा उठा करके जो प्रोसेस है उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो उनको ईज़ी है बहुत कवर करना अगर हम लॉजिकल वे में जो है परफ़ॉर्म करेंगे। अगर हमारे आर्गुमेंट ही जल्दबाज़ी के हैं, हम लोग सिर्फ़ चाहते हैं बचना, तो आप बच नहीं पाओगे। देखिए हर आदमी का अपना-अपना बिलीव है। कुछ असम्पशन्स होते हैं कानून में, वो हमको लेके चलने पड़ेंगे। आपका असम्पशन्स क्या है कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ, मेरी जान छूट जाए और एक लमसम ले मेरी जान छोड़ दे। लड़की का असम्पशन क्या है, ये लड़का पैसे वाला है, ये मैंने फाँस लिया है, अब मैं लमसम पैसा इससे लेके रहूँगी। और जज का प्रिज़म्पशन क्या है कि लड़की ये बेचारी कहाँ जाएगी, इसके पास कुछ कमाने को तो है नहीं, तो उसको कुछ ना कुछ इंटरिम देना पड़ेगा। क्लियर है? तो बेसिकली सब अपना-अपना असम्पशन बिलीव लेके जो है बैठे हुए हैं, पर आपको काम करना है लॉजिक के ऊपर। तो जो लास्ट फिगर जो कोट हुआ है, वो एक्चुअली एवरेजिंग कॉस्टिंग है या वो टोटल कॉस्ट है या एक फिक्स कॉस्ट है या ये कॉस्ट वेरिएबल है, क्या है चीज़? इस पर जो है काम करना होगा। क्लियर है? कई बार लड़की जो है खर्चा माँगती है बच्चे का भी, तो उसी पर्सपेक्टिव में यही सिद्धांत जो है लागू हो जाएगा। और क्या कारण है वो कमा नहीं पा रही है, इसको भी जो है आपको आइडेंटिफ़ाई करना है। इसके अलावा जो उसके माता-पिता हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी होंगी। तो कितनी प्रॉपर्टियाँ उस लड़की को मिलेगी भविष्य में, क्लियर है? तो इसको हम कहेंगे बेसिकली अक्रूड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी और ये कॉन्सेप्ट जस्टिफाइड है एज़ पर द टीपी एक्ट। टीपी एक्ट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर वो हिस्सा देना चाहते नहीं प्रॉपर्टी में इसको, वो हिस्सा खत्म ही करके बैठे हुए हैं इसका, तो इसका भी हम जो है फ़ायदा ले सकते हैं। क्लियर है बात ये? तो हमें हर एक पर्सपेक्टिव को हाइलाइट करना होगा और वही जो है बनेगा बेसिस हमारी जीत का, कोर्ट के अंदर। अगर हम ये बेसिक पर्सपेक्टिव जो है अवॉइड करेंगे, तो वहाँ पर जो है हमको नुकसान जो है खाना पड़ेगा। तो जब भी आप ड्राफ्ट कर रहे हैं अपना एफिडेविट रजिस्ट्रेशन नेहा का, तो उसके साथ-साथ जो प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के उसको भी जो है फॉलो करें। एक-एक बात को जो है स्पेसिफिक करें, जो आपके आवश्यक खर्चे हैं उसको स्पेसिफिक करें और इसके अलावा क्या बचता है आपका इन हैंड उसको स्पेसिफिक करें। ताकि हम जो ये बड़ी मुसीबत है, इस पर एक स्पेसिफिक पक्ष रखते हुए राहत जो है प्राप्त कर सकें। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल जो है अप्रोच है, इसको फॉलो कीजिएगा, डेफिनिटली यू विल गेट द रेमेडी। क्लियर है बात ये? तो कुल मिलाकर के जल्दबाज़ी करने से बेहतर ये है कि जो स्थितियाँ हैं, उसको ऑब्ज़र्व किया जाए, प्रॉपर जो है अकाउंटिंग की जाए और उसके साथ-साथ प्रॉपर रिप्लाई को जो है दिया जाए ताकि अपने को जो है राहत मिल सके। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।